लंदन वालों ने हिंदुस्तानियों के सुख शांति और सुकून को चकनाचूर कर दिया। लंदन वालों ने हिंदुस्तानियों के सुख शांति और सुकून को चकनाचूर कर दिया। खुद आए थे भारत में भीख मांगने, भारत के लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। जी हां, आज की क्लास बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के वायसरायों के नाम होगा, जो कि भारत में व्यापार करने के लिए आए, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की विनम्रता का फायदा उठाया, हिंदुस्तान के लोगों के अतिथि देवो भव की भावना का फायदा उठाया और व्यापार करते करते जो है हिंदुस्तान की शासन व्यवस्था पर ही अपना अधिकार कर लिया। हालांकि इसमें भारत के लोगों की भी कहीं ना कहीं जो है गलती थी, वरना मुट्ठी भर अंग्रेज, 2 से 2.5 लाख की संख्या में अंग्रेज 30 से 32 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों को 1757 से लेकर के और 1947 तक गुलाम बना करके रखा। तो ये हम लोगों की एकता की कमी का प्रतीक था या नहीं तो कायरता का प्रतीक था। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और आज का ये 77th यानी 77वीं क्लास है। इससे पहले कुल 76 क्लास जो है ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है। जो प्राचीन भारत से मैंने शुरू किया था सिलसिला, अब वो आधुनिक भारत के अंत में आ पहुंचा है और इसके बाद हम लोग विश्व इतिहास की तरफ जो है अग्रसर होंगे। शुरू करते हैं इस सेशन को, और आज का पहला सवाल स्क्रीन पर आए उससे पहले मैं बता दूं कि यह सेशन उन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण है जो कि आगामी परीक्षाओं में जीएस जो है जहां पूछा जाता है, सबके लिए उपयोगी है। लेकिन यहां जो क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है स्पेशली सिविल एग्जाम को ध्यान में रख करके ही फ्रेम किया गया है। यह सेशन रात को 9 बजे आप लोगों को इतिहास एक्सप्रेस में प्रसारित किया जाता है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम वेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला, दूसरा, दोनों, या तो न तो एक और न ही दो। फटाफट सभी लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर करें। आपको बता दें 1757 की जब घटना हुई, प्लासी की लड़ाई, प्लासी का जो युद्ध हुआ, प्लासी युद्ध कब हुआ? तो मैं बताया था कि जून 1757 को यह युद्ध हुआ और उसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर अंग्रेजों का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है। बक्सर के युद्ध के बाद यानी 22 अक्टूबर 1764 के बाद लगभग पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने अपने आगोश में ले लिया था। 1757 में प्लासी युद्ध के बाद, प्लासी युद्ध हालांकि जब हुआ तो उस समय जॉन ड्रैक, कौन? जॉन ड्रैक बंगाल में अंग्रेजों का प्रमुख था। कौन? जॉन ड्रैक। लेकिन उन दिनों रॉबर्ट क्लाइव दक्षिण भारत में जो है व्यस्त था। दक्षिण भारत में मैंने बताया कि जो कर्नाटक युद्ध चल रहा था, तीसरा जो कर्नाटक युद्ध चल रहा था, जो कि भारत और फ्रांस के सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक हिस्सा था, उसमें यह व्यस्त था। और रॉबर्ट क्लाइव के प्रयासों से ही प्लासी युद्ध हुआ। प्लासी युद्ध में सिराजुद्दीन दौला अपने ही सेनापति के गद्दारी का शिकार हो जाता है और नियमों के अनुसार मीर जाफर, जो कि सेनापति था किसका? सिराजुद्दौला का, इसको यहां का नवाब बनाया जाता है, नवाब बनाया जाता है। लेकिन यहां पर बंगाल का गवर्नर बन जाता है। कौन? तो बंगाल का गवर्नर बना यही रॉबर्ट क्लाइव। कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव जो है यहां का गवर्नर बन जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया था जब 1743 में, तो यह एक क्लर्क के रूप में इस कंपनी को ज्वाइन किया था। किस रूप में? लिपिक के रूप में इस कंपनी को ज्वाइन किया था, लेकिन सर्वोच्च पद तक जो है पहुंचने में कामयाब हुआ। रॉबर्ट क्लाइव जो है अर्काट का जब घेरा डाला था फ्रांसीसियों के खिलाफ,
कब मैं पढ़ाया तो बताया 1751 में, ये इसकी पहली सफलता थी। उसके बाद जो है बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा युद्ध मैंने पढ़ाया था, बेदरा युद्ध जो कि 1759 को अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों ने डचों को पराजित करके हिंदुस्तान से डचों का सब पत्ता साफ कर दिया। डच मतलब नीदरलैंड के लोगों को ही डच कहा जाता है, नीदरलैंड को इन्होंने पराजित किया था। और इनकी दूसरी सफलता यह थी, और तीसरी सबसे बड़ी सफलता मैंने अभी बताया था कि प्लासी का जो है युद्ध था। कौन? प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में इनको बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, न कि जो है गवर्नर जनरल बनाया गया था। थोड़ा सा देख लेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो गवर्नर कौन थे बंगाल के? तो पहला गवर्नर बनाया गया कौन? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और ये कब से कब तक रहा था? 1757 से लेकर के 60 तक रहा था। उसके बाद इसी के शासनकाल में, रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में, दरअसल वो दौर था जब हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसियों में बांट रखा था। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और तीनों प्रेसिडेंसियों के जो प्रमुख होते थे उनको गवर्नर कहा जाता था, उनको गवर्नर कहा जाता था। क्योंकि ये बंगाल में था इसलिए इसको बंगाल का गवर्नर के नाम से जाना गया। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव 3 वर्ष जो है यहां तक रहता है, गवर्नर के रूप में कार्य करता है। इसके बाद इसको वापस बुला लिया जाता है और हॉलवेल को कुछ समय के लिए, हॉलवेल को कुछ समय के लिए अस्थायी बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है 1760 में। यही हॉलवेल है जिसने अलाइव द वंडर, क्या? अलाइव द वंडर नामक पुस्तक में, उसी पुस्तक में इसने जो है ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया। और इसने स्वयं लिखा है कि उस ब्लैक होल की जो घटना हुई थी, ट्रेजेडी हुई थी, उसमें स्वयं ये भी जो है उपस्थित रहा था, जैसा कि इसने जो है लिखा था। बहरहाल हॉलवेल जब अस्थायी गवर्नर बनाया गया, इसको वापस लंदन बुला लिया गया। उसके बाद अगला यहां पर बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है वेंसीटार्ट को। किसको? वेंसीटार्ट। और वेंसीटार्ट जो है 1760 में आता है तो 65 तक रहता है। वेंसीटार्ट के समय में ही बक्सर की लड़ाई हुई थी। बहुत पूछता है बक्सर का युद्ध जो है किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? वेंसीटार्ट के जो है कार्यकाल के दौरान हुआ था। यानी श्री गणेश किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम जो है किया था किसने? वेंसीटार्ट के द्वारा जो है किया गया। वेंसीटार्ट उसके बाद वापस दूसरे कार्यकाल में फिर रॉबर्ट क्लाइव आता है। रॉबर्ट क्लाइव दूसरे कार्यकाल में आता है और फिर 1765 से लेकर के 1767 तक अपने पद पर बना रहता है। इसके बाद अगला व्यक्ति बोरलास्ट बुलाया जाता है। बोरलास्ट जो है आता है, यह 1767 से लेकर के और 69 तक अपने पद पर बना रहता है। सबसे लास्ट में आता है कोर्टियर। कोर्टियर, कोर्टियर जो कि 1769 से लेकर के 72 तक रहता है। और अब आगमन होगा जिस व्यक्ति का, उसका नाम था वारेन हेस्टिंगस। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंगस। और वारेन हेस्टिंगस 72 से लेकर के 1772 से लेकर के और कब तक रहा था? 85 तक रहा था। अब ध्यान रखेंगे, इसी वारेन हेस्टिंगस के टाइम पीरियड में एक एक्ट पास किया जाता है और उस एक्ट का नाम दिया गया क्या? इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या नाम दिया गया? इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी 1773। और रेगुलेटिंग एक्ट नाम दीजिएगा, इंडियन रेगुलेटिंग नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और उसी के तहत बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों प्रेसिडेंसियों का जो है चीफ जो बना दिया गया, या कह लीजिए कि एक गवर्नर बना दिया गया, वो गवर्नर जनरल कहलाया और उसे बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जो है सुशोभित किया गया। यानी कहने का मतलब कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही मद्रास और बॉम्बे को भी ला दिया गया। तो जो लोग जो है इधर अभी बंगाल के गवर्नर कहे जाते थे, अब वो लोग किस नाम से जाने लगे? गवर्नर जनरल के नाम से जाने लगे।
और किस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया था? जी हां, सीक्रेट कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1773 के तहत, यानी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया। और इस तरह जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनाया गया? किसको बनाया गया? तो आप कहेंगे पहला गवर्नर जनरल बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स को। किसको बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। इस बात को ध्यान रखें, यह बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी था। इसका शासनकाल, जो कि मैंने बताया कि 1772 से लेकर 73 तक किस रूप में रहा था? तो बंगाल के गवर्नर के रूप में। और उसके बाद किस रूप में रहा? तो आप कहें गवर्नर जनरल के रूप में। और ये कब से कब तक शासन किया? तो 1700 मैंने बताया अभी 73 से लेकर के और 85 तक ये बंगाल का गवर्नर रहा था। बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। इसी के टाइम पीरियड में बहुत सारे काम हुए। जैसे पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में, 1774 में कलकत्ता में। पहली टकसाल की स्थापना कलकत्ता में की जाती है। इसी के टाइम पीरियड में हिंदुस्तान में पहली बार 1780 में द बंगाल गजट नामक समाचार पत्र जारी किया जाता है जेम्स हिक्की के द्वारा, जिसको इसी ने बंद कर दिया था। इसी के टाइम पीरियड में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की जाती है, जिसका उद्देश्य भारतीय जितने भी आध्यात्मिक और धार्मिक पुस्तकें थी उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। वो काम विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। तो इनके शासनकाल में बहुत ऐसे जो है काम हुए जो कि रचनात्मक भी थे और कुछ ऐसे भी काम थे जो विध्वंसात्मक भी थे। बहरहाल इनका कार्यकाल इसी एक्ट के तहत जो है 5 वर्ष डिसाइड कर दिया जाता है। जब इसमें संशोधन करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। तो यह त्याग पत्र देकर के और वापस अपने देश चला जाता है। यह बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं, इनका सिलसिला जो है ऐसे ही आगे बढ़ता है। कहां तक बढ़ता है? तो जब तक कि जो व्यक्ति लॉर्ड विलियम वेंटिक है वो नहीं आ जाता है। और जब भारत में भारत शासन अधिनियम पास किया गया 1833, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल कहा गया था। तो इस तरह लॉर्ड विलियम वेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। आई होप कि इस बात को अब जो है आप समझ गए होंगे। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? जी नहीं, प्रथम गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं थे, इसलिए यह विकल्प सही नहीं है। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। विलियम वेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो अभी तुम्हें बताया कि 1833 के तहत जो है इनको किसको, लॉर्ड विलियम वेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल घोषित किया गया। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? सिर्फ दूसरा विकल्प सही होगा, सिर्फ दूसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स या इनमें से कोई नहीं? द्वैध शासन प्रणाली भारत में लाया किसने था? किसने लाया था? तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव। वही रॉबर्ट क्लाइव जो कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत का, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जब दूसरी बार अपने देश चला जाता है तो इस पर वहां की संसद में महाभियोग लाने का प्रस्ताव रखा जाता है। हालांकि उससे पहले ही ये आत्महत्या कर लेता है। हालांकि उसके पीछे वजह कुछ और भी थी। बहरहाल रॉबर्ट क्लाइव के समय में जब 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, उसी के तहत द्वैध शासन व्यवस्था जो है भारत में बंगाल में लाई गई। और इस व्यवस्था के तहत, इस शासन व्यवस्था के तहत बंगाल का दीवान मोहम्मद रजा को नियुक्त किया गया, बिहार का दीवान सिताब राय को नियुक्त किया गया, उड़ीसा का दीवान बनाया गया कौन? राय दुर्लभ राय। क्योंकि इलाहाबाद की संधि के तहत ही अंग्रेजों ने शाह आलम सेकंड जो कि मुगल बादशाह था उससे बिहार, बंगाल और उड़ीसा प्राप्त कर लिए थे। और वहां की
आधिकारिक व्यवस्था इनके पास थी, लेकिन कर वसूलने का, टैक्स वसूलने का काम जो है इन्होंने इन दीवानों को दे दिया था, जिनका अभी मैंने नाम बताया। दीवान पद होता था, वो दीवाना मत समझिएगा, पद होता था। और इस तरीके से जो है रॉबर्ट क्लाइव ने इस व्यवस्था को 1765 में जो है लाता है। और इसको समाप्त कौन कर दिया? इसको समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। कौन? वारेन हेस्टिंग्स ने। कब समाप्त किया था? 1772 में इसे समाप्त कर दिया था। आप कहेंगे बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को किसने लागू किया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है लागू किया गया था। सबसे पहले बंगाल, बिहार और उसके बाद जो है उड़ीसा में जब मैंने अभी बताया कि बंगाल में मोहम्मद रजा को, बिहार में सिताब राय को और उड़ीसा में दुर्लभ राय को दीवान के पद पर उसने नियुक्त कर दिया था। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स आता है तो यह व्यवस्था जो है क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम किसके जो है किस संधि के तहत रखा गया था? तो आप कहेंगे कि इलाहाबाद की संधि के तहत यह शासन व्यवस्था अपने अस्तित्व में आ गई थी। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? क्योंकि पूछ रहा है कि किसने समाप्त किया था, इसलिए यह सही होगा। और कब समाप्त किया था? 1772 में। किसने शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव। कब शुरू किया था? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। वैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस भी भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल रहा और यह 1786 से लेकर के 93 तक रहा था, जबकि दूसरे कार्यकाल में ये 1805 में आता है तो इसकी भारत में जो है मौत हो जाती है। और एकमात्र ये गवर्नर जनरल है जिसका मकबरा भारत में स्थित है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। जो लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे को देखे हैं फटाफट जो है आंसर करेंगे। हां, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? इसको होना चाहिए था किस बंगाल के गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। किस पर चलाया गया? इंपीचमेंट किस पर लाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पर। वारेन हेस्टिंग्स जो कि 1772 से लेकर के 1785 तक, 1772 से लेकर के 1785 तक ये गवर्नर के पद पर बंगाल में रहा था। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और उसके बाद जब अपने देश में जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था 1784, इसी के विरोध में यह त्याग पत्र देकर के जाता है तो इस पर इंपीचमेंट लाया जाता है। यद्यपि कि 7 साल के बाद इसको फिर जो है दोषमुक्त कर दिया जाता है। इस तरह दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला सही होगा। लॉर्ड क्लाइव, अभी मैंने बताया जब ये अपने देश वापस चला जाता है भारत से 1769 में, तो ये नालायक जा करके आत्महत्या कर लिया। और उसके पीछे एक रीजन ये भी था कि इनके खिलाफ वहां की संसद में प्रस्ताव लाया गया था और इनके अनैतिक कार्यों के लिए इनको दंडित करने का जो है विचार किया जा रहा था। और एक रीजन ये भी था कि भारत में शासन करने के दौरान इन्होंने अथाह धन संपदा जो है बनाई और उसको इन्होंने अपने देश में, ब्रिटेन में जिस महिला के नाम जो है किया, वो महिला भी जो है इनसे तेज निकली, प्रॉपर्टी इनके नाम इनसे ले ली और शादी किसी और से कर ली। तो इस तरह से कहा गया है कि हराम का धन हराम में ही चला जाता है, इसलिए ये और भी जो है मेंटली डिस्टर्ब हो गया था और अंततोगत्वा स्वयं अपने हाथों अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को जो है कहा गया है क्या? भविष्य का अग्रदूत। भविष्य का अग्रदूत इसको किसने कहा है? आप कमेंट करके बता सकें तो फटाफट बताएं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने भारत में इसको जो है सिविल सर्विसेज, नागरिक सेवा का जो है जन्मदाता कहा जाता है, नागरिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। इसी ने भारत में सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त योजना या इस्तमरारी बंदोबस्त योजना लाया था और इस बंदोबस्त योजना जिसके तहत जमींदारी प्रथा को जन्म दिया, इसने 1793 में लागू किया था। इसी के द्वारा भारत में पुलिस सेवा की शुरुआत हुई थी। इसी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो ये पद है, जो कलेक्टर कहलाता है, ये इसी के दिमाग के उपज है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही ये सब कार्य किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में आने से पहले ब्रिटिश सेना का कमांडर के रूप में इसने यूएसए में युद्ध भी किया था।
ये अमेरिका में युद्ध भी किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के आर्मी कमांडर रहते हुए। बहरहाल जो लास्ट वाला ऑप्शन है व्यक्ति लॉर्ड वेलेस्ली, जिनका शासनकाल भारत में 1798 से लेकर के 1805 तक रहा था। कब तक? 1798 से लेकर 1805 तक। और ये अपनी सहायक संधि के लिए कुख्यात था। सहायक संधि जिसको कि सब्सिडरी ऑफ अलायंस के नाम से जाना जाता है। हालांकि सहायक संधि को भारत में सबसे पहले शुरू करने का काम फ्रांसीसियो ने किया था, और वो काम जो है किसने किया? डुप्ले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डुप्ले के द्वारा किया गया था। सहायक संधि उसी के दिमाग की उपज थी और उसको भुनाया था खूब जम करके। किसने? अंग्रेजों ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी, जो कि अमूमन परीक्षाओं में पूछी जाती है, कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आप कहेंगे विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1784 में किया गया था। और इस संस्था के द्वारा ये सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता, किसका? श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। किस भाषा में? अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और ये काम किया था किसने? विलिकिंस ने। किसने किया था? विलिकिंस ने। किस संस्था के तरफ से? एशियाटिक सोसाइटी के तरफ से। एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा ही हितोपदेश का भी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। स्वयं ये काम विलियम जोन्स ने किया। हितोपदेश किसने लिखा था? इसको फटाफट कमेंट करके बता सकते हैं तो आप बताएंगे। और एक और प्रश्न आपको मैं जो है देता हूं कि मनुस्मृति को किस नाम से इन लोगों ने अनुवाद किया था? एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में मैंने बताया 1784 में स्थापित होती है। और उस समय वहां का बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। बाकी बातें वहीं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसके शासनकाल में 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। सती प्रथा समाप्त किया गया किसके प्रयासों से? आप कहेंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। इन्हीं के शासनकाल में शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। मानव बलि पर जो है प्रतिबंध लगाया गया। इन्हीं के शासन काल में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया। बहुत सारी बातें हैं। अगला प्रश्न देखें। प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड वेलेस्ली? प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है, ये विवादास्पद स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति खुद अव्वल दर्जे का भ्रष्ट इंसान था और उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। यह दुनिया का दस्तूर है, जो जैसा रहता है सामने वाले को उसी नजर से देखता है। मैं कहता हूं कि न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है आपके जीवन पर भी लागू होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और अगर आप ईमानदार हैं तो सामने वाले में आपको ईमानदारी दिखेगी, नहीं तो खुद ही 420 हैं तो हर व्यक्ति उसको 840 और 1680 ही दिखेगा। यह दुनिया का दस्तूर है। बहरहाल लॉर्ड डलहौजी जो अपनी हड़प नीति के लिए जो है जाना गया, किसके लिए जाना गया? हड़प नीति। और इसकी हड़प नीति 1848 में इसने जारी किया और चला कब तक? 1858 तक, जब तक कि भारत शासन अधिनियम के तहत 1858 के तहत हड़प नीति को समाप्त नहीं कर दिया गया। हड़प नीति के तहत ऐसे सभी भारतीय शासक जिनकी कोई संतान न हो, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। यही इनकी जो है हड़प नीति थी।
लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का सबसे पहले जो है शिकार हो गया था कौन? सतारा। कौन सा? सतारा। 1848 में जब वहां पर अप्पू जी को बेदखल किया गया और उनके साम्राज्य को जो है हड़प लिया गया, उसके बाद जैतपुर, उसके बाद आपका संभलपुर, उड़ीसा में ये जगह पड़ती है, नारायण राव जहां के शासक थे। संभलपुर, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे, संभलपुर, सिक्किम, बघाट, उसके बाद आपका झांसी, अवध, नागपुर, ये तमाम ऐसे जो है स्थान थे, उस समय के साम्राज्य थे जिसको कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा निगल लिया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स ये दोनों दो लोग रहे थे, इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। हेस्टिंग्स दोनों के नाम में आता है, अलग बात है। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसका शासनकाल भारत में 1813 से लेकर के 1823 तक रहा था, जबकि उससे पहले मैं जो बात कर रहा था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये दोनों दो नाम हैं और जब भी एक साथ आ जाते हैं तो थोड़ी सी परेशानी करते हैं। ये 1772 से लेकर के और कब तक रहा था? 1785 तक रहा था। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। विलेजली अपनी सहायक संधि के लिए जाना गया, जो कि 1798 से लेकर के 1805 तक जो है रहा था। 1805 तक यहां पर गवर्नर जनरल के रूप में रहा और ये खुद को बंगाल का शेर कहता था। क्या कहता था? बंगाल का शेर कहता था स्वयं को। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका शासनकाल 1786 से लेकर के पहला कार्यकाल 93 तक 93 तक था और दूसरा जो है 1805 में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है सर जॉन शोर से, लॉर्ड वेलेस्ली से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से या लॉर्ड कॉर्नवालिस से? तृतीय आंग्ल मराठा, द्वितीय आंग्ल मैसूर या आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल वर्मा युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, इनसे अमूमन प्रश्न जो है पूछता रहता है। तो सब ये सारी बातें जो है पहले बता दिया हूं। आंग्ल मराठा युद्ध जो है सबसे पहले हुआ कब था? तो आप सबको पता है कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? आप कहेंगे कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है लड़ा गया था कब? 1782 से लेकर के 1785 तक। मैं पढ़ाया तो आपको बताया कि जो सूरत की संधि हुई थी, सूरत की संधि हुई, और सूरत की संधि हुई कब थी? तो 1775 में हुई। किसके किसके बीच हुई? तो उस समय मराठों का जो पेशवा था रघोवा और अंग्रेजों के बीच हुआ था, और सूरत की संधि के बाद ही अंग्रेजों ने उसे वहां का पेशवा बनाए जाने का ऐलान किया और इसी वजह से वहां युद्ध जो है शुरू हुआ। तो कुल 3 राउंड की जो है लड़ाइयां लड़ी गई थी, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था। पहला जो है युद्ध जो हुआ 1775 से 85 हुआ था, और 1775 से 85 लड़ा गया था। और दूसरा जो हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1802 से लेकर के जो है 3 तक जो है चला था। तीसरा 1817 से 1818 तक जो है लड़ा गया था। तो ये पूछ रहा है कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1700 कब से 1817 से 1818 के बीच जो है लड़ा गया था। और ये समाप्त किसके तहत हुआ था? पुणे की संधि के तहत समाप्त हुआ। पुणे की संधि के तहत ये युद्ध जो है समाप्त हो गया। किसके किसके बीच संधि हुई थी? तो आप कहेंगे बाजीराव सेकंड, कौन? बाजीराव द्वितीय। और किसके बीच हुई थी? तो उस समय का वायसराय, जिस समय ये युद्ध लड़ा गया, कौन रहा होगा? तो आप कहेंगे कि उस समय जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स रहा था। तो इन दोनों के बीच ये जो है संधि हुई थी, जिसके तहत बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर के बिठूर भेज दिया गया था। इसका कार्यकाल जो है 1813 से लेकर के और 1823 तक रहा था।
कब तक? 1813 से लेकर के 1823 तक इसका कार्यकाल रहा था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक लगा दिया गया? बंगाल से मजदूरों को विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात करने की जो उस समय की व्यवस्था थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के द्वारा, उसको तत्काल प्रभाव से जो है रोक लगा दिया गया और इसको बैन किया गया। कब? 1789 में। किसके शासनकाल में बैन किया गया? तो आप कहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में मजदूरों के, दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उस समय भारत में जो यूरोप के लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद संपन्न थे, वो यहाँ के लोगों को अधिक पैसे का लालच दिखा करके और यूरोप के देशों में भेजते थे, जहां वहां बहुत अमानवीय व्यवहार किया जाता था ऐसे मजदूरों से। इन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? कुशासन के आधार पर मैसूर के लिए मैंने बताया था कि कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 to 69, जो कि मैसूर का शासक उस समय कौन था? हैदर अली था। जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो कब हुआ? तो 1780 से लेकर के और 1785 के बीच जो है ये लड़ा गया था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1790 से लेकर के 92 तक हुआ। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो कब हुआ? तो 1799 में हुआ था। इसी 1799 वाला जो अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें लड़ते हुए टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुआ था। जबकि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1782 में हैदर अली जो है मारा गया था। मारा नहीं गया था, युद्ध में घायल होने के वजह से कुछ दिनों के बाद उसकी जो है डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी। जब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसके बाद टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। टीपू सुल्तान लड़ते हुए मारा जाता है और मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। मैं पढ़ा चुका हूं इस मामले को। और उसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। वडियार वंश नाम का एक बार फिर यहां पर स्थापित किया जाता है और यहां का शासक जो अवयस्क था, जिसका नाम कृष्णराज था, इसी को जो है कृष्णराज को यहां का शासक बनाया जाता है। कृष्णराज जो है सहायक संधि स्वीकार कर लिया और सहायक संधि स्वीकार कर लिया वेलेस्ली का, तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि अब मैसूर जो है पूरी तरीके से अंग्रेजों के कब्जे में था। तो हुआ क्या? आगे चल करके 1831 में इस व्यक्ति से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब? 1831 में इस पर कुशासन का आरोप लगा करके और इसको अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। लेकिन इसके 50 साल के बाद 1881 में फिर एक गवर्नर भारत में आता है जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के द्वारा फिर जो है मैसूर को क्या कर दिया जाता है? सुपुर्द कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। बहरहाल प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही है? प्रश्न के अनुसार पहला ना, तीसरा विकल्प सही है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में या एमहर्स्ट के समय में। सिंध जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है, जिसकी राजधानी कहां है? तो आप कहेंगे कि इसकी राजधानी कराची में है। कहां पर इसकी राजधानी है? कराची में स्थित है। लॉर्ड एलनबरो जिसका टाइम पीरियड भारत में कब से कब तक रहा था? 1842 से लेकर के 1844 तक। और इसी के शासनकाल में, किसके? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में वर्ष 1843 में सिंध को ब्रिटिश भारत का जो है अंग बना दिया गया। किसके शासनकाल में? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में सिंध जो है किसका हिस्सा हो गया? जी हां, सिंध जो है ब्रिटिश हुकूमत का अंग बन गया। इसी के शासनकाल में उस समय
दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था, दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस, मैंने बताया कि गुलामों को विदेश में भेजने पर रोक लगाया। इन्होंने वर्ष 1843 में धारा 5 के तहत इसको जो है अवैध घोषित कर दिया। यानी कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को दास के रूप में, यानी जो है बंधुआ मजदूर के रूप में नहीं रख सकता है। यह लॉर्ड एलनबरो के टाइम में ही ऐसा हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग ध्यान रखेंगे, दो रहे हैं। तो ये लॉर्ड हार्डिंग जो है ये फर्स्ट था, और जो फर्स्ट ये 1844 से लेकर के 48 तक रहा था। और एक लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड था, जिसके समय में उधर चल करके दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जो कि 1910 से लेकर के 1915 तक जो है रहा। तो इसको जो है आप याद रखेंगे। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही जो जीटी रोड है, शेरशाह सूरी मार्ग का जीटी रोड नाम दिया गया था, ग्रैंड ट्रैंक रोड के नाम से जो है इसको संबोधित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है। कोई इसमें किंतु परंतु है नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है। इसी के समय में सूरत का नमक आंदोलन हुआ था। सूरत नमक आंदोलन हुआ था कब? 1844 में, जब नमक की कीमत जो है बढ़ा दी गई थी। और नमक को जो है कितना, 50 पैसा प्रति 40 केजी से जो है बढ़ा करके और किया गया था कितना, 100 पैसा, रुपया नहीं पैसा, यानी 1 रुपया प्रति 40 केजी किया गया था। तो उसी को लेकर के आंदोलन हुआ था, नमक को लेकर के ये पहला आंदोलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? जनरल हेनरी प्रेडरगास्ट, कैप्टन स्लीमैन, अलेक्जेंडर बर्न्स या कैप्टन रॉबर्ट्स पेम्बरटन। ठग उन दिनों ऐसे लोगों का एक जो है समूह था। हालांकि औरंगजेब के समय में ही ऐसे लोग जो है अपने अस्तित्व में आ गए थे, और इनका एक समूह होता था। हर धर्म के, हर वर्ग के लोग इसमें होते थे। उनका वो पैसा था जो किसी व्यक्ति को जब ठगते थे, शिकार बनाते थे, तो उसे काट करके उसकी गर्दन और माता दुर्गा के चरणों में जो है चढ़ा देते थे, देवी को प्रसन्न करने के लिए। ठगों का जो उन समय साम्राज्य था, उनका जो सरगना था, उन लोगों का ये मानना था कि जिस व्यक्ति को मैंने जो है काट करके मां देवी के चरणों में चढ़ाया है, उस व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा। और हम लोगों के लिए हम लोगों को, ठगों को इस धरती पर इसीलिए भेजा गया है, ऐसा वो लोग सोचते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, विलियम बेंटिक के समय में इसको लेकर के अभियान चलाया गया। और 1830 में कैप्टन सलीम मैन के नेतृत्व में सेना जो है लगाई गई। और आपको जान करके ताज्जुब होगा कि 15,000 ऐसे ठगों को अंग्रेजों ने या तो ठोक दिया और नहीं तो जो है देश से निष्कासित कर दिया। और इस काम को अंजाम दिया जिस व्यक्ति ने, उसका नाम था कैप्टन स्लीमैन। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। आगे देखिए, हमारी संस्था के तरफ से आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये कुछ ऐप जो है जारी किए हैं, टेस्ट सीरीज जो है जारी की गई है, जिसका आप फायदा उठाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 1849 ईस्वी सतारा का विलय, 1848 पंजाब का विलय, 1856 अवध का विलय या 1855 झांसी का विलय। मैंने बताया आप सबसे कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति चलाई गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो इसका था, 1848 से लेकर के और कब तक चलता है? 1858 तक चलता है। इस हड़प नीति का सबसे पहला शिकार हुआ था कौन? सतारा। कौन? सतारा। लेकिन कब? 1848 में। सतारा
जो कि महाराष्ट्र में उन दिनों मराठों की जो है राजधानी हुआ करती थी। मैंने बताया था राजा राम के द्वारा इसको अपनी राजधानी बनाया गया था। और वहां के जो शासक थे जिनका नाम था जो है अप्पा साहब, उनको उनके पद से हटा करके और अंग्रेजों ने सतारा को, लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को अपने राज्य का हिस्सा बना लिया। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद इसको, पंजाब को इन्होंने जीत लिया था, पंजाब को अपना अंग बना लिया गया था। अभी आरओ का पेपर हुआ तो इससे संबंधित जो है क्वेश्चन दिया भी था कि राजा दिलीप को पेंशन देकर के लंदन भेज दिया गया और पंजाब को ब्रिटिश हुकूमत का जो है अंग बना दिया गया था। अवध का विलय किया गया 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके झांसी का विलय हुआ था। 1853 में ही झांसी को इन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया था। झांसी जहां की रानी जो है लक्ष्मीबाई, और रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने कहा था कि हम किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में आप कहेंगे कि तीसरा विकल्प 100% सही है। यही सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। सिक्किम को इन लोगों ने, सिक्किम का विलय किया था। सिक्किम अगर जो है पूछा जाए तो इसको 1950 में 2 अंग्रेज डॉक्टरों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। 2 अंग्रेज डॉक्टरों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके और इन्होंने सिक्किम को अपने कब्जे में कर लिया था। इसके अलावा आपका जैतपुर, बघाट, हालांकि इनको बाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इन दोनों क्षेत्रों को वापस भी कर दिया गया। झांसी, नागपुर, संभलपुर, ये सब जो है उड़ीसा में ये जगह पड़ती है, उड़ीसा में। और नारायण राव को अपदस्थ करके और संभलपुर को इन लोगों ने जीत लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो है आप लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ऐसे सभी राज्यों का जिनका विलय किया गया है, इस ट्रिक से उनको याद कर सकते हैं। किसी ने अच्छा इसका जुगाड़ बनाया है क्या? तारा जी संभलकर, सामने बाघ और झाड़ी में नाग है। अब ये जिन राज्यों को इन्होंने हड़प लिया था उसको आप याद कर सकते हैं। तारा का मतलब सतारा, अभी बताया था। जी का मतलब जैतपुर, संभलकर मतलब संभलपुर, सामने यानी सिक्किम, बाघ मतलब बघाट, पंजाब वाला बेल्ट। ये सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए। झाड़ी का मतलब है झांसी और नाग का मतलब है नागपुर। इन दोनों को इन्होंने 1953 में अपने कब्जे में लिया था, जबकि सबसे पहले इन्होंने सतारा को 1948 में, जैतपुर को 1949 में, संभलपुर को 1949 में, सिक्किम को 1950 में, बघाट को 1952 में। ईयर याद न रहे वो कोई बहुत मतलब नहीं रखता है, लेकिन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जीते हुए, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़पे गए राज्य, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन ने लंबी अवधि तक कहां पर शासन किया? यह लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है। स्कॉटलैंड का जो है ये गवर्नर अंग्रेजों के द्वारा यहां नौकरी किया और इसको भारत में नौकरी दी गई। और भारत में भी जो है इन्होंने बंबई में, कहां पर? बॉम्बे में। और बॉम्बे में भी इन्होंने करीब 1818 से लेकर के 1827 तक, एक लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक किसी क्षेत्र का ये लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे।
बंबई जिसकी स्थापना गेराल्ड एंगियर के द्वारा किया गया था, यह भी अंग्रेज था, गेराल्ड अंगियर, और 1778 में स्टैब्लिश किया गया। इसके अलावा बंगाल का जो कलकत्ता शहर है, इसको भी अंग्रेजों ने ही स्थापित किया था, और इसको स्थापित किया था, यहां 1 मिनट क्षमा करेंगे, 1678 इसको स्थापित किया था 1698 में। किसने? तो आप कहेंगे जाप चारनॉव के द्वारा किया गया था, जाप चारनॉव के द्वारा किया गया था। कलकत्ता नाम अंग्रेजों के द्वारा ही दिया गया। मद्रास अंग्रेजों के द्वारा स्थापित पहला शहर था और 1632 में, और इसकी स्थापना फ्रांसिस डे के द्वारा किया गया था, फ्रांसिस डे के द्वारा किया गया। तो इस तरह फ्रांसिस डे के द्वारा किया गया। यहां पंजाब न करके दिल्ली कर दीजिए तो उसकी स्थापना अंग्रेजों के समय। तो भारत के जितने भी महानगर हैं सबकी स्थापना ब्रिटिश हुकूमत में ब्रिटिशर्स के द्वारा ही किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प। अगला प्रश्न देखें, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा था? फटाफट आप आंसर करेंगे। भारत का वायसराय आप सबको पता है कि 1857 की क्रांति के बाद जब जो है विक्टोरिया घोषणा पत्र जो है जारी किया जाता है 1858 में, तो 1858 के बाद से लेकर के और 1947 तक ये जितने भी जो है ब्रिटिश लोग यहां आए, इनको भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों नामों से सुशोभित किया गया। गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों कहा गया। जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट शासन कर रही थी वहां के लिए ये गवर्नर थे, और जहां पर भारतीय राजा उस समय शासन कर रहे थे वहां के लिए यह वायसराय था, यानी ब्रिटेन की सरकार का जो है एक प्रतिनिधि होता था। तो 1858 के बाद, यानी मैंने पढ़ाया तो बताया कि कौन कनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 को मेयो पार्क में विक्टोरिया घोषणा पत्र जारी किया जाता है। उसके बाद से कनिंग पहला वायसराय था। उसके बाद से जितने भी रहे हैं सब गवर्नर और वायसराय दोनों के नाम से जो है जाने जाते रहे हैं। गवर्नर और वायसराय दोनों के नाम से जाने गए। और इससे पहले वाले जितने थे, कहां तक? लॉर्ड विलियम बेंटिक से लेकर के और कहां तक? कैनिंग तक। इस टाइम पीरियड में जितने रहे हैं सबको भारत का गवर्नर कहा गया। क्या कहा गया? भारत का गवर्नर कहा गया, या भारत का गवर्नर जनरल। क्या कहा गया? भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और इसके बाद जो है इधर जितने आएंगे वारेन हेस्टिंग्स तक, ये सब बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे, और इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव तक बंगाल के गवर्नर कहे जाएंगे। तो कह रहा है कि भारत का वायसराय में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? जो ऑप्शन में दिया है उसके अनुसार लॉर्ड मेयो, जो कि 1869 में आता है, और 1872 में अंडमान में सेलुलर जेल के दौरे पर जब गया था तो वहीं पर मार दिया जाता है। कौन? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड हार्डिंग, जिसका शासनकाल 1844 से लेकर 1848 तक रहा। लॉर्ड डफरिन, जिसका शासनकाल 1885 से लेकर के कब तक? 1884 से लेकर के 1888 तक रहा था। 1884 से 88, जबकि करजन 1899 से लेकर के और 1600 करीब 5 तक रहा। तो सबसे लंबा कार्यकाल जो है इसमें किसका हो रहा है? इसी का हो रहा है। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसको भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि भारत आने से पहले ब्रिटेन गवर्नमेंट के आर्मी कमांडर के रूप में अमेरिका में काम किया।
ये पहला ऐसा व्यक्ति था जो कि भारत आने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है ये परमिशन लेकर के आया कि जब मैं भारत में रहूंगा तो गवर्नर जनरल और सेनापति दोनों की शक्तियां मेरे पास होगी, और ऐसा हुआ भी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त योजना कब लाई गई थी? आप कहेंगे 1793 में। अस्थायी बंदोबस्त योजना को इस्तमरारी बंदोबस्त योजना के नाम से भी, इस्तमरारी के नाम से जाना गया, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के नाम से जाना गया, और एक तरीके से जमींदारी प्रथा को इसने जन्म दिया, जिसके तहत जितना जो है जमीन है उसके मालिक जमींदार होंगे और उसकी बोली जो है, और इसका आवंटन जमींदारों को आवंटन सरकार करेगी। जमींदारों को जमीन का आवंटन सरकार करती थी, और जमींदार जब जो है उस जमीन को प्राप्त कर लेते थे तो फिर किसानों को वो आवंटित करते थे और लगान डिसाइड करते थे। जमींदारी प्रथा में किसानों का बहुत जो है शोषण हुआ। किसानों को कम से कम जिस जमीन थी उस पर 89% लगान जो है कंपनी को चाहिए थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 11% जो है चाहिए थी किसको? तो जाहिर सी बात है इनको, जमींदारों को। तो फिर किसानों को क्या बचता था? बहरहाल जमींदारी प्रथा इन्हीं के देन थी। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि लाया था, कह सकते हैं, जो 1798 से लेकर के जो है 1805 तक रहा था। हकीकत तो यह है कि सहायक संधि को देने वाला जो व्यक्ति था वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। डुप्ले की दिमाग की उपज थी सहायक संधि, सब्सिडरी ऑफ अलायंस। ये अलग बात है कि इन्होंने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, यानी इसी को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। तो कह रहा है सुमेलित कौन सा नहीं है, ये भी सुमेलित, ये भी सुमेलित। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, नहीं नहीं नहीं, ये उसका है। उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति जो कि कभी पंजाब का गवर्नर भी रहा 1857 की क्रांति में, इसे भारत का रक्षक के नाम से भी जाना गया। किस नाम से जाना गया था? भारत के रक्षक के नाम से जाना गया। और ये महानुभाव भारत में गवर्नर जो है बनाए गए थे, कौन? जॉन लॉरेंस। 1857 की क्रांति हुई तो आप कहेंगे ये कहां का गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर था? पंजाब का। यही ये व्यक्ति था जिसने कि दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया था। यही वो इंसान था जिसने क्रांतिकारी सैनिकों से दिल्ली को पुनः जो है छीन लिया। आगे उसका इसको इनाम मिलता है, इसको गवर्नर जो है बनाया जाता है। तो उच्चतम निष्क्रियता का जो है ये सिद्धांत देता है कौन? जॉन लॉरेंस। और उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत 1864 में देता है। इसके अनुसार क्या था? उच्चतम निष्क्रियता का मतलब उसको कह लो कि धूर्ततम निष्क्रियता ये कहे होते तो सही था। भारत के जितने शासक थे, खास करके अफगान वाले मामले में, इन्होंने कहा कि हमसे कोई मतलब नहीं है, सारा खेल इन्हीं का होता है। और फिर जो है नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो अपने में मगन हैं। ऐसे लोग आज भी गांव में मिलेंगे, आपको शहरों में भी मिलेंगे, जो कहते हैं कि नहीं हमारे सामने वाले से कोई लेना ही देना नहीं है, लेकिन उसका पूरा क्रियाकलाप जो है उसी के लिए जो है चलता ही रहता है। बहरहाल उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत जो है जॉन लॉरेंस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? आप कहेंगे जी जॉन लॉरेंस के द्वारा दिया गया था। उच्चतम निष्क्रियता का जो है सिद्धांत इन्हीं के टाइम पीरियड में 1865 पर इन लोगों ने भूटान पर अटैक किया था और भूटान को पराजित किया जरूर, लेकिन वहां से बहुत कुछ इनको जो है हासिल नहीं हुआ। यह भी जॉन लॉरेंस के टाइम पीरियड में ही ऐसा काम किया गया था। 1865 में भारत और ब्रिटेन के बीच टेलीग्राम सेवा भी इन्हीं के समय में जो है शुरू की गई थी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि जॉन लॉरेंस से पूछा जाता है। इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत का रक्षक कहा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ये भारत के रक्षक थे, हम लोगों के लिए तो ये भारत के भक्षक थे। क्योंकि पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, इसीलिए यही सुमेलित नहीं है, बाकी तो सब सुमेलित हैं। तो आंसर क्या होगा? अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब आया था? 1881 में आया था। किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में।
दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा, लॉर्ड रिपन, जो कि 18 भारत में कब से कब तक ये रहा था? तो आप कहेंगे कि इसका भारत में आगमन हुआ था कब? 1885 में, सॉरी 1880 में और 1884 में इलवर्ट बिल विवाद में त्यागपत्र देकर के ये चला गया था। ये उल्लू का ढक्कन आया था 1856 में और 1858 तक रहा था। ध्यान रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से नियुक्त ये अंतिम गवर्नर जनरल था। ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला वायसराय था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल था, जो कि 1828 से लेकर के 35 तक शासन किया। और चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, मैंने बताया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। लॉर्ड लिटन, जिसका शासनकाल भारत में लॉर्ड लिटन काफी जो है फेमस रहा और इसे मैरी डिथ ओवन के नाम से भी जाना जाता था। मैरी डिथ ओवन के नाम से जाना जाता था। एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था उस समय का जो एक उच्च कोटि का साहित्यकार था, उच्च कोटि का साहित्यकार, लेकिन साहित्य की दुनिया में इसको मैरी डिथ ओवन कहा जाता था। दिल्ली के जो वास्तुकार थे लुटियंस, इसी जो है लॉर्ड लिटन के रिश्ते में दामाद थे। लॉर्ड लिटन के समय में ही 1876 में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कैसर हिंद, कैसर ए हिंद शब्द इसी के दिमाग की उपज थी और सबसे पहले दिया गया ब्रिटेन की महारानी को, विक्टोरिया को। पहला दिल्ली दरबार का आयोजन इसी के द्वारा किया गया, वो परंपरा इसी ने शुरू किया था। तो बहुत सारे ऐसे जो है मामलात हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के दिमाग की उपज थी। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलन बरो, ये पूछ रहा है समाप्त किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक या जॉन शोर? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके मुझको बताएंगे। जॉन शोर, जिसका शासनकाल 1793 से 98 तक रहा। नाम जॉन शोर था लेकिन शासन बड़ा चुपचाप किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका शासनकाल 1828 से लेकर के 1835 तक जो है रहा था। लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1786 से लेकर के और कब तक शासन किया? 1793 तक शासन किया। दूसरे कार्यकाल में 1805 में आया था। लेकिन दास प्रथा को जो है, दास प्रथा को भारत में समाप्त करने का काम किसने किया? तो इसी ने किया था, एलन बरो ने। और 1843 सेक्शन 5 यानी धारा 5 के तहत यह काम किया गया था। किसके तहत? धारा 5 यानी सेक्शन 5 के तहत इसे इलीगल घोषित कर दिया गया था, दास प्रथा। वैसे मैं बताया था कि दासों को रखने की व्यवस्था भारत में जो है अरब के लोगों के द्वारा जो है लाया गया था। और एक सुल्तान जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक था, मैं पढ़ाया तो बताया कि उसके पास तो दासों की संख्या 2 लाख से अधिक थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं हम लोग। फुट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा या लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहा जाता है कि यह भी फ्रांसीसियों की ही दिमाग की उपज थी। फ्रांसीसियों में लॉर्ड डुप्ले के दिमाग की यह उपज थी, लेकिन भारत में इसको इस्तेमाल किया अंग्रेजों ने। और डिवाइड एंड रूल का काम सबसे पहले किया था किसने? लॉर्ड कर्जन ने, जब इसने 1905 में बंगाल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। हिंदू बाहुल क्षेत्र को पश्चिम बंगाल और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र को पूर्वी बंगाल कहा गया। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बनाई गई, पश्चिमी बंगाल की राजधानी जो है कलकत्ता रही, जो आज तक है। पूर्वी बंगाल ही आजादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान कहलाया और 1971 के बाद वही बांग्लादेश कहलाया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को सबसे पहले किसने अप्लाई किया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह काम किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। लॉर्ड मिंटो, ध्यान रखेंगे लॉर्ड मिंटो भी जो है आपको 2 मिलेंगे। एक लॉर्ड मिंटो जो बंगाल विभाजन के समय में आया था, लॉर्ड मिंटो सेकंड था वो, और लॉर्ड मिंटो सेकंड जिसका कार्यकाल 1900
1905 से लेकर के 1910 तक जो है रहा था। ये लॉर्ड मिंटो सेकंड था, जिसके समय में दिल्ली दरबार का जो है जिसके समय में जो है बंगाल विभाजन हुआ और उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ, इसी के द्वारा अरुंडेल कमेटी बनाई गई। ये सारी बातें जो है आप लोगों को मैंने बताया था। लॉर्ड मिंटो के बाद ये लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि अपनी सहायक संधि के लिए जाना जाता है, ये हड़प नीति के लिए जाना जाता है, लेकिन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को सबसे पहले अपनाया था किसने? लॉर्ड कर्जन ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या मिंटो? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि कितनी बार मैंने चिल्ला करके बताया है, सेपरेट इलेक्टोरेट कमीशन यानी अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मिंटो के द्वारा किया गया था। और उसे इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1909 या इसी को भारत शासन अधिनियम 1909 या इसी को मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना गया। किस नाम से? मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। लॉर्ड मिंटो के द्वारा यह किया गया जो है काम था। और उसके बाद से हिंदुस्तान में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया जो है और तेज हो गई थी। लॉर्ड कर्जन ने जो शुरुआत की उसको जो है इसने संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दिया था। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन किया गया था। लॉर्ड डफरिन के समय में ही आपके इलाहाबाद में 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ही मैंने पढ़ाया तो बताया कि दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और जिसके बाद से राजधानी को कलकत्ता से वहां ट्रांसफर करने का जो है निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न को देखें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लॉर्ड क्लाइव, जिसको भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, इसी ने बंगाल में दोहरा शासन व्यवस्था लाया। लॉर्ड विलियम बेंटिक बताने की जरूरत नहीं, इसी के शासनकाल में 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। लॉर्ड मैकाले की जो है संस्कृति पर। लॉर्ड मेटकाफ, लॉर्ड कर्जन के समय में भंग हुआ था तो अब ये बच गया, तो ये हो जाएगा। प्रेस पर प्रतिबंध हटाने वाला पहला व्यक्ति था चार्ल्स मेटकाफ। ए का कौन से सही होगा? तीसरा। ए का तीसरा, तो ये दोनों तो नहीं सही होंगे। बी का चौथा, बी का चौथा, तो फिर करने को जरूरत ही नहीं है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न को देखें और इस सेशन का ये अंतिम प्रश्न होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। लॉर्ड डलहौजी अपने हड़प नीति के लिए जाना गया। हड़प नीति इसकी कब से कब तक रही? 1848 से लेकर के 1858 तक रही थी। हालांकि 56 के बाद यह किसी पर इस्तेमाल नहीं किया गया था। लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल का विभाजन किया। लॉर्ड रिपन, जिसके शासनकाल में जिसने भारत में स्वायत्त शासन व्यवस्था को जो है लागू किया था। इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाया था। अब फटाफट देख लीजिए। लॉर्ड डलहौजी ए का चौथा, ए का, तो ये दो विकल्प तो नहीं होंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा यानी बी का पहला, यानी यही विकल्प सही है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आज का सेशन। आप लोग अपने बहुमूल्य विचार कमेंट के माध्यम से जरूर प्रेषित करते रहें। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले मैटर के साथ। गुड नाइट।
शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।